समथिंग वेरी बैड गोइंग टू हैड कर कर ये जो सीरीज है, हैपन कर कर ये जो सीरीज है, यानी कि इसके अंदर हमें ये एक बेहतरीन अपकमिंग एक तरह से हॉरर टेलीविज़न मिनी सीरीज़ देखने को मिली है, जो कि हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 1 यानी इसका देखने को मिल रहा है और मिनी सीरीज है, तो इसी के साथ इसका एंड कर दिया गया है। तो आज हम इसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन एक अमेरिकी हॉरर टेलीविजन मिनी सीरीज है जिसे हेली जेड बॉस्टन ने नेटफ्लिक्स के लिए बनाया है। बॉस्टन इस सीरीज की शो रनर होने के साथ साथ डफर ब्रदर्स के साथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। कैमिला मोरॉन और एडम डिमार्को इस सीरीज में एक ऐसे जोड़े की भूमिका में हैं जिनकी शादी में खलल पड़ जाता है। ये 26 मार्च 2026 को रिलीज हुई थी। आधार रेचल और निकी की सगाई हो चुकी है और एक हफ्ते में उनकी शादी होने वाली है। वे शादी के लिए निकी के परिवार के घर पहुंचते हैं और वहां उन्हें पारिवारिक झगड़ों, आसन्न मृत्यु, एक संभावित सीरियल किलर के खुलेआम घूमने और परिवार को प्रभावित करने वाले एक पीढ़ीगत अभिशाप का सामना करना पड़ता है। कलाकार और पात्र मुख्य कैमिला मोरॉन राहेल एलेक्जेंड्रा हार्किन के रूप में, एडम डिमार्को ने राहेल के मंगेतर निकोलस निकी समर कनिंघम की भूमिका निभाई है। गस बर्नी ने पोर्टिया कनिंघम का किरदार निभाया है जो जूल्स और निकी की छोटी बहन है। कार्ला क्रोम ने नेल कनिंघम का किरदार निभाया जो जूल्स की दूसरी पत्नी थीं। जूल्स के बेटे जूड कनिंघम के रूप में सॉयर फ्रेजर। जेफ विल्बश ने डॉक्टर जूलियन जूल्स कनिंघम की भूमिका निभाई है जो निकी और पोर्टिया के बड़े भाई हैं। टेड लेविन ने डॉक्टर बोरिस कनिंघम की भूमिका निभाई है जो विक्टोरिया के पति और जूलियन पोर्टिया और निकी के पिता हैं। जेनिफर जेसन ली ने विक्टोरिया कनिंघम की भूमिका निभाई है जो बोरिस की पत्नी और जूलियन पोर्टिया और निकी की मां हैं। अतिथि ज़्लातको बुरिक गवाह के रूप में विक्टोरिया पेट्रेटी ने राहेल की मां युवा एलेक्जेंड्रा हार्किन का किरदार निभाया है। जॉश हैमिल्टन ने राहेल के पिता जे होलमैन की भूमिका निभाई है। लोगन मिलर युवा जे होलमैन के रूप में। अमांडा फिक्स बेंजामिन के रूप में एपिसोड नहीं। शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 1 कभी भी एक घुटने पर मत बैठो वेरोनिका टॉफिल्स्का। हेली जेड बॉस्टन 26 मार्च 2026। 5 दिन बाद राहेल और निकी की शादी खून खराबे जैसी लगती है। एक कुत्ता गलियारे में बहते खून के बीच धीरे धीरे चलता है। वर्तमान में राहेल और निकी एक सच्ची अपराध कथा पॉडकास्ट सुनते हुए कैबिन की ओर गाड़ी चला रहे हैं जिसमें एक हत्यारे कस्टर्ड व्यापारी की कहानी है जिसका शिकार बनने वाला व्यक्ति बारबी के प्लास्टिक के जूते को पकड़े हुए रेंग कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया था। एक विश्राम स्थल पर दंपति को एक कार में एक बच्चा अकेला मिलता है और वे उसके माता पिता की तलाश करते हैं। राहेल को खोजते समय एक प्लास्टिक का बारबी का जूता मिलता है। ये निष्कर्ष निकालते हुए कि वहां कोई नहीं है, राहेल मदद के लिए फोन करने के लिए दूसरे विश्राम स्थल पर जाती है जबकि निकी बच्चे के साथ वहीं रुकता है। अगले विश्राम स्थल पर राहेल का पीछा एक आदमी करता है जिसे वो अपनी कार की चाबियों से हाथ में वार कर देती है, लेकिन वो अविचलित रहता है और केवल उसकी आने वाली शादी के बारे में पूछता है। राहेल घबराकर निकी के पास लौटती है और वो बताता है कि बच्चे के माता पिता टहलने गए थे और जब उन्होंने उसे अपने बच्चे के साथ पाया तो उस पर हमला कर दिया। दंपति कैबिन पहुंचते हैं जहां राहेल परिवार के सजे धजे कुत्तों और निकी की बहन पोर्टिया को देखकर डर जाती है। पोर्टिया उसे सॉरी मैन की कहानी सुनाती है जो अपनी पत्नी को खोजने की उम्मीद में महिलाओं के पेट चीरने के लिए नरक से आता है। उसी रात राहेल की नींद खुलती है और वो देखती है कि परिवार का कुत्ता दालान में उसे घूर रहा है। हालांकि शुरू में ये स्पष्ट नहीं होता कि वो सजे धजे कुत्तों की मूर्तियों में से एक है या नहीं। बिस्तर से उठकर वो निकी की मां से मिलती है जो रहस्यमय ढंग से उसे बताती है कि अब उनकी मुलाकातें ज्यादा नहीं होंगी। राहेल को एक लौटाए गए शादी के निमंत्रण पत्र पर उससे शादी मत करो संदेश मिलता है। 2 दुल्हन के आकार का छेद। वेरोनिका टॉफिल्स्का हेली जेड बॉस्टन 26 मार्च 2026। शादी से 4 दिन पहले राहेल को अपनी शादी की पोशाक नहीं मिल रही है जबकि उसे पूरा यकीन है कि वे उसे ले आए थे। निकी शिकागो वापस जाकर देखने की पेशकश करता है कि कहीं वे उसे वहीं तो नहीं छोड़ गए,
पोर्टिया सुझाव देती है कि राहेल विक्टोरिया की शादी की पोशाक पहने। पोशाक की फिटिंग के दौरान उसमें काफी बदलाव किए जाते हैं। राहेल जब जंगल में टहलने जाती है तो उसे पेड़ से लटकी एक पुतली पर अपनी फटी हुई शादी की पोशाक मिलती है और फिर उसे निकी के पिता डॉक्टर बोरिस कनिंघम एक कब्र खोदते हुए दिखाई देते हैं। निकी घर लौटता है और उसके माता पिता बताते हैं कि विक्टोरिया को मस्तिष्क में एक बड़ा ट्यूमर है और शादी को एक आखिरी जश्न के रूप में आयोजित किया जा रहा है। निकी के बड़े भाई जूल्स का छोटा बेटा जूड कबूल करता है कि उसने सॉरी मैन को भ्रमित करने के लिए वो पुतली बनाई थी। 3. मैं तुम्हें आग लगा दूंगा। एक्सले कैरोलिन एलेक्स टेलाइल। 26 मार्च 2026 शादी में 3 दिन बचे हैं। पोर्टिया शादी की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। राहेल को यह तय करना है कि रिसेप्शन में सभी लोग रात के खाने में क्या खाना चाहेंगे। निकी अपने पिता से विक्टोरिया के इलाज के विकल्पों की तलाश में मिलता है, क्योंकि उनके पिता जानवरों के शवों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। नेल और जूल्स का बाथरूम में झगड़ा होता है, जहां नेल जूल्स का सिर बाथटब में पानी में डुबो देती है। राहेल सभी को एक साथ बुलाकर कुछ थेरेपी करवाने की कोशिश करती है। विक्टोरिया की आसन्न मृत्यु के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए वे सभी शादी की पोशाक का पुतला जला देते हैं। राहेल से मिले नए वीडियो कैमरे का इस्तेमाल करते हुए जूड तहखाने की छानबीन करता है, जहां उसे दीवार के सहारे खड़ा एक आदमी दिखाई देता है। राहेल आधी रात को पानी का गिलास लेने के लिए उठती है और तभी एक अज्ञात हमलावर उस पर हमला कर देता है। गवाह एक्सले कैरोलिन के ट्रेफरी। 26 मार्च 2026। जूड आधी रात को जागता है और उसे संघर्ष की आवाज सुनाई देती है। वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें तहखाने में मौजूद व्यक्ति के साथ बनाया गया वीडियो दिखाता है। 13 जनवरी 1997 के एक घरेलू वीडियो में राहेल के माता पिता उस जगह आते हुए दिखाई देते हैं जहां ये घटना घटित हो रही है। उसी दिन उनकी शादी एक खाली चर्च में एक गवाह की मौजूदगी में होती है। जब वे कैबिन लौटते हैं तो राहेल की मां एलेक्जेंड्रा का खून बहने लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए उनके पति को बच्चे को उनके पेट से निकालना पड़ता है। पता चलता है कि राहेल को उसके पिता ने अगवा किया था, जो उसे वो घरेलू वीडियो दिखा रहे थे। तभी जूल्स कैबिन में घुस आता है और दावा करता है कि उसके पिता ही सॉरी मैन हैं। राहेल वापस बार में जाती है, जहां शादी का गवाह राहेल को उसी तरह से चोट पहुंचाता है और उसके पैर में कांटे से वार करके उसे घायल कर देता है और अपने परदादा परदादी की कहानी सुनाता है। गवाह हार्किन परिवार पर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे एक श्राप का खुलासा करता है। 5. मुझे लगता है तुमने मेरी जान बचा ली। लीसा ब्रूहलमान बेन बोलेया। 26 मार्च 2026। रेचल और निकी शादी की रिहर्सल के रिसेप्शन में बुरी तरह परेशान होते हैं, जहां उन्हें रिश्तों के बारे में गलत सलाह और दूसरों के रिश्तों के बारे में संदिग्ध कहानियां सुनने को मिलती हैं। निकी की मां बताती है कि कैसे उनकी मुलाकात निकी के पिता से इमरजेंसी रूम में हुई थी, जब उनकी उंगली पर टांके लगाने थे। रेचल को निकी से अपनी पहली मुलाकात की कहानी दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसे डर था कि उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और निकी ने अचानक उसे गाड़ी से ले जाने की पेशकश की और कहा कि उसने उसकी जान बचाई है। जूल्स, जो निकी के न होने पर रेचल को मरने से बचाने के लिए व्याकुल है, इस कहानी को तब तक चुनौती देता है जब तक वो साबित नहीं कर देता कि निकी अपने बारे में झूठ बोल रहा था, जिससे रेचल पहले से कहीं ज्यादा असमंजस में पड़ जाती है। उस रात खाने पर वह उन्हें श्राप के बारे में बताती है, जिसमें वो हिस्सा भी शामिल है जो जूल्स को नहीं पता था, कि अगर वो नहीं मरती है तो निकी का परिवार मर जाएगा। आजादी की आखिरी रात। लिसा ब्रूहलमान अलाना बी लिटिल। 26 मार्च 2026। नेल और राहेल अपने उन पूर्वजों की तलाश करती हैं जो श्राप से बच गए हों। नतीजे उनकी आशंका से भी बदतर होते हैं। उनमें से केवल एक ही अपनी शादी के दिन नहीं मरी। नेल देखती है कि सभी विवाह प्रमाण पत्रों पर एक ही गवाह के हस्ताक्षर हैं। उन्हें एक ऐसी महिला मिलती है जो 57 वर्षों तक विवाहित रही। इस बीच निकी और जूल्स अपने पिता के साथ लोमड़ी के शिकार पर जाते हैं, लेकिन भाईचारे की बातें ठीक से नहीं हो पाती और शिकार भी नाकाम रहता है। लोमड़ी ने जीवित रहने के लिए अपना ही पैर चबाकर अलग कर दिया। जूल्स स्वीकार करता है कि वो और नेल तलाक ले रहे हैं और उनके पिता भी मानते हैं कि
कि उनकी माँ के साथ उनका विवाह वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जब नेल और राहेल लौटती हैं तो उन्हें पता चलता है कि पोर्टिया ने दुल्हन के लिए एक पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें मृतकों को बुलाने की एक रस्म भी शामिल है, जिससे उन्हें जीवित मृत का रहस्यमय संदेश मिलता है। नेल उससे कहती है कि वो उस अवतार पर विश्वास रखे जिसने 3 साल तक उससे प्यार किया, और तलाक की बात भी स्वीकार कर लेती है। निकी अपनी माँ से उसके विश्वासघात के बारे में पूछता है, लेकिन वो बीच में ही बेहोश हो जाती है। इसी बीच नेल और राहेल एक भावुक चुंबन साझा कर रही होती हैं। तभी पोर्टिया, जो किसी प्रेत बाधित व्यक्ति से ग्रसित है, रहस्यमय संदेश कुछ जीवित, कुछ मृत, कुछ चुराया हुआ, कुछ लाल के साथ उन्हें बाधित करती है। कुछ जीवित, कुछ मृत, कुछ चोरी हुआ, कुछ लाल। वेरोनिका टोफिल्स्का टेलीप्ले। लेखक एलेक्स डेलाइल। कहानी लेखक एलेक्स डेलाइल और इसाक सिम्स। 26 मार्च 2026। 8 मैं करता हूँ। वेरोनिका टोफिल्स्का टेलीप्ले। लेखक हेली जेड बॉस्टन और बेन बोले। कहानी लेखक हेली जेड बॉस्टन और केट ट्रेफरी। 26 मार्च 2026। शादी तो हो जाती है, लेकिन निकी अपने माता पिता की शादी के बारे में हुए खुलासों से हिल जाता है और अचानक वेदी पर शादी से इनकार कर देता है। सूरज ढलने से पहले ही जोड़े की शादी नहीं हो पाती और श्राप निकी के परिवार पर भी पड़ जाता है, जिससे निकी के परिवार के कई मेहमान मारे जाते हैं। निकी की माँ विक्टोरिया और बहन पोर्टिया भी मर जाती हैं, लेकिन जूल्स बच जाता है। राहेल भी मर जाती है, लेकिन उसे पुनर्जीवित किया जाता है और उसे नया साक्षी बनने का श्राप दिया जाता है। उत्पादन जुलाई 2024 में नेटफ्लिक्स ने निर्माता और शो रनर हेली जेड बॉस्टन से समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन श्रृंखला का निर्माण करवाया। बॉस्टन, डफर ब्रदर्स, हिलरी लिविट और एंड्रिया स्पर्लिंग के साथ कार्यकारी निर्माता भी थीं। कैमिला मोरॉन और एडम डिमार्को को श्रृंखला में सबसे पहले मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया था। वेरोनिका टॉफिल्स्का एक अन्य कार्यकारी निर्माता के रूप में परियोजना से जुड़ी और 4 एपिसोड निर्देशित करने की योजना बनाई। जेनिफर जेसन ली, टेड लेविन, गैस बर्नी, कार्ला क्रोम, जेफ विल्बश और ज़्लात्को बुरिक कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग जनवरी 2025 में टोरंटो में शुरू हुई, मई तक चली। मुक्त करना समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन 26 मार्च 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। स्वागत समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज ने 56 समीक्षक समीक्षाओं के आधार पर 86% अनुमोदन रेटिंग दी। वेबसाइट के समीक्षकों की आम राय ये है: रोमांचकारी प्रभाव के साथ हॉरर और रहस्यमय कहानी कहने का बेहतरीन मेल करते हुए समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन नवविवाहितों की घबराहट को टीवी के अति यथार्थवादी दायरे में कुशलतापूर्वक ले जाता है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 22 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 65 अंक दिए, जो सामान्यतः अनुकूल दर्शाता है। कैमिला रेबेका मोरॉन, जन्म 16 जून 1997, एक अमेरिकी अर्जेंटीनाई अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने जेम्स फ्रैंको की फिल्म बुकॉव्स्की 2013 से अभिनय की शुरुआत की और एक्शन फिल्म डेथ विश 2018 के साथ-साथ स्वतंत्र फिल्मों नेवर गोइंग बैक 2018 और मिकी एंड द बेयर 2019 में भी दिखाई दी। अमेज़न प्राइम वीडियो पर सीमित श्रृंखला डेजी जोन्स एंड द सिक्स 2023 में कैमिला अल्वारेज डन की भूमिका के लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मोरॉन का जन्म लॉस एंजलिस में अर्जेंटीना के अभिनेता मैक्सिमो मोरॉन और लुसीला पोलक, जो लुसीला 16 के मंच नाम से जानी जाती हैं, के घर हुआ था। वे उनके जन्म से कुछ समय पहले लॉस एंजलिस चले गए थे और 2006 में उनका तलाक हो गया। कैमिला की मां ने अभिनेता अल पचीनो को 10 साल तक डेट किया। कैमिला अभी भी उन्हें अपना सौतेला पिता मानती हैं। कैमिला मोरॉन ने 2015 में बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका मॉडलिंग। मोरॉन के मॉडलिंग करियर की शुरुआत 2016 में हुई, जब उन्होंने विक्टोरिया सीक्रेट के लिए मॉडलिंग की और मोशिनो के लिए रैंप पर चली। 2016 में ही वो वोग तुर्की के कवर पर भी छपीं। तब से उन्होंने सेफोरा, कैल्विन क्लेन, ब्रिलियंट अर्थ और चैनल के लिए मॉडलिंग की है। जुलाई 2024 में वो नार्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी। अभिनय। मोरॉन ने जेम्स फ्रैंको की 2013 की फिल्म बुकॉव्स्की में अभिनय की शुरुआत की।
2018 में उन्होंने डेथ विश में अभिनय की वापसी की और ऑगस्टीन फ्रिजेल के निर्देशन में बनी पहली फिल्म नेवर गोइंग बैक में सह अभिनय किया। 18 अक्टूबर 2019 को मोर्रोन को सैन डिएगो कैलिफोर्निया में सैन डिएगो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राइजिंग स्टार पुरस्कार मिला। 2023 में मोर्रोन ने अमेज़न प्राइम वीडियो की मिनी सीरीज डेजी जोन्स एंड द सिक्स में अभिनय किया, जो टेलर जेनकिंस रीड के बेस्ट सेलर उपन्यास पर आधारित है। ये सीरीज 1970 के दशक के एक काल्पनिक रॉक बैंड के उत्थान और पतन की कहानी बताती है, जिसमें मोर्रोन ने बैंड के लीड सिंगर की पत्नी कैमिला अल्वारेस का किरदार निभाया है। उनके अभिनय के लिए उन्हें क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और प्राइम टाइम एमी अवार्ड में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या फिल्म के लिए नामांकन मिला। जनवरी 2026 में वो ब्रिटिश थ्रिलर द नाइट मैनेजर के दूसरे सीजन में टॉम हिडलस्टन के साथ नजर आईं। मोर्रोन ने रोक्साना बोलाओस का किरदार निभाया, जो एक कोलंबियाई व्यवसायी महिला है और अवैध हथियारों के व्यापार में शामिल है। निजी जीवन। मोर्रोन 2022 तक 5 साल तक अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ रिश्ते में थीं। जुलाई 2024 में उन्होंने और कोल बेनेट ने डेटिंग शुरू की। उनके पास 3 देशों की नागरिकता है: संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और इटली। फिल्मोग्राफी चाबी। इसका तात्पर्य उन फिल्म या टीवी प्रस्तुतियों से है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका 2013। बुकॉव्स्की अभिनेत्री 2018। कभी वापस नहीं जा रहा जेसी। मरने की इच्छा जॉर्डन कर्सी 2019। मिकी और भालू मिकी पेक 2020। घाटी की लड़की रूबी रिचमैन 2023। गोंजो गर्ल एली रूसो 2024। मुरब्बा मुरब्बा एडम डिमार्को, जन्म 14 अप्रैल 1990, एक कनाडाई अभिनेता हैं। उन्होंने साई-फाई श्रृंखला द मैजिशियंस 2016-2020 और नेटफ्लिक्स श्रृंखला द ऑर्डर 2019-2020 में आवर्ती भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने एचबीओ श्रृंखला द व्हाइट लोटस सीजन 2 2022 और प्राइम वीडियो श्रृंखला ओवर कंपेंसेटिंग 2025 वर्तमान में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डिमार्को का जन्म 14 अप्रैल 1990 को हुआ था और उनका पालन पोषण ओकविले, ओंटारियो, कनाडा में हुआ। उन्होंने कहा है कि वे आधे इतालवी हैं। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में अभिनय करना शुरू किया और मंच प्रस्तुतियों में मुख्य भूमिका निभाई। डिमार्को ने मैकमास्टर विश्वविद्यालय में 1 वर्ष तक जीवन विज्ञान का अध्ययन किया, लेकिन फिर पढ़ाई छोड़ दी। असंतुष्ट महसूस करते हुए वे वैंकूवर चले गए और अभिनय का अध्ययन करने के लिए वैंकूवर फिल्म स्कूल में दाखिला लिया। आजीविका। अपने करियर की शुरुआत में डिमार्को ने 2012 की डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी रेडियो रिबेल में गैविन की भूमिका निभाई, जो डेबी रायन द्वारा अभिनीत मुख्य किरदार का प्रेमी था। उन्होंने 2014 की डिज्नी ओरिजिनल मूवी ज़ैप्ड में एडम की भूमिका निभाई। उन्होंने कई आवर्ती भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें 2012 से 2013 तक टेलीविजन श्रृंखला आर्कटिक एयर में किर्बी और 2016 से 2020 तक साइफी श्रृंखला द मैजिशियंस में टॉड शामिल हैं। 2019 से 2020 तक डिमार्को ने नेटफ्लिक्स टेलीविजन श्रृंखला द ऑर्डर में रैंडल कार्पियो की भूमिका निभाई। 2022 में उन्होंने एचबीओ श्रृंखला द व्हाइट लोटस के दूसरे सीजन में एलबी डी ग्रासो की भूमिका निभाई, जो स्टैनफोर्ड से हाल ही में स्नातक हुआ है और अपने पिता और दादा के साथ अपनी विरासत के बारे में अधिक जानने के लिए सिसिली की यात्रा करता है। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2013 मेरे लिए मारो निशान शब्द और चित्र। स्विंट 2014 दिनांक और स्विच। जैरेड लड़की का घर। बेन स्टैनली। अगस्टा मार्श बर्नी, जन्म 27 जुलाई 1999, जो पेशेवर रूप से गस बर्नी के नाम से जानी जाती हैं, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। वो टेलीविजन पर द मिस्ट 2017, डिकिंसन 2019-2021 और शाइनिंग वेल 2022-2023 में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। मंच पर उन्होंने 2023 में द साइन इन सिडनी ब्रस्टीन्स विंडो के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे की शुरुआत की। उन्होंने ऑफ ब्रॉडवे प्रस्तुतियों द रोज टैटू 2016
और अवर क्लास 2024 में भी अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन: बर्नी अभिनेता रीड बर्नी और कॉन्स्टेंस शुलमैन की बेटी हैं। आजीविका: बर्नी ने 2016 में विलियम्सटाउन थिएटर फेस्टिवल में टेनेसी विलियम्स के नाटक द रोज टैटू के मंचन में रोजा की भूमिका निभाकर अपने पेशेवर मंच करियर की शुरुआत की। उन्होंने मरीसा टोमेई, क्रिस्टोफर एबर्ट और लिंडसे मेंडेस के साथ अभिनय किया। उन्होंने सारा जेसिका पार्कर अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हियर एंड नाउ 2018 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने चार्ली कॉफमैन के नेटफ्लिक्स मनोवैज्ञानिक ड्रामा आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स 2020 और हुलू की किशोर कॉमेडी प्लान बी 2021 में अभिनय किया। उन्होंने साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज द मिस्ट 2017, नेटफ्लिक्स सुपर हीरो सीरीज जेसिका जोन्स 2019 और नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज इनसेशिएबल 2019 में भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने हैली स्टीनफेल्ड अभिनीत एप्पल टीवी प्लस सीरीज डिकिंसन 2019-2020 में जेन हम्फ्रीज का किरदार निभाया। 2022 से 2023 तक उन्होंने एप्पल टीवी प्लस व्यंग कॉमेडी हॉरर सीरीज शाइनिंग वेल में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता के लिए सैटर्न अवार्ड नामांकन मिला। फरवरी से मार्च 2023 तक उन्होंने ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑस्कर आइसाक और राहेल ब्रोसनाहन के साथ लॉरेन हैंसबरी के नाटक द साइन इन सिडनी ब्रस्टीन्स विंडो के ऑफ ब्रॉडवे पुनरुद्धार में अभिनय किया। उन्होंने आइरिस ब्रोसनाहन की बहन ग्लोरिया परोडस नामक एक युवा वेश्या की भूमिका निभाई। ये प्रस्तुति ब्रॉडवे में स्थानांतरित हो गई और बर्नी ने इसमें शामिल होकर अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। बर्नी ने इस अनुभव के बारे में कहा, सिडनी ब्रस्टीन करना मेरे जीवन के सबसे परिवर्तनकारी अनुभवों में से एक था, न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में भी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो लगभग ऐसा लगा जैसे ठीक है, मुझे पता है कि मैं ये कर सकती हूँ। मैं अभी अभी एक कठिन दौर से गुजरी हूँ और मैंने अपनी आत्मा को सिखाया है कि एक बहुत ही अंधेरी जगह से कैसे निपटना है। थिएटर मेनिया के डेविड गॉर्डन ने उनके प्रदर्शन को उत्कृष्ट बताया। इस प्रोडक्शन को सर्वश्रेष्ठ नाटक पुनरुद्धार के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन ये टॉप डॉग अंडरडॉग के पुनरुद्धार से हार गया। 2024 में उन्होंने ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पॉलिश नाटककार तादेउस स्लोबोडजियानेक के नाटक अवर क्लास के रूपांतरण में अभिनय किया। उन्होंने डोरा का किरदार निभाया, जो एक युवा यहूदी माँ है जो 1941 में जेड वाबने गांव में हुए नरसंहार से पहले के समय में 10 पोलिश छात्रों में से एक है। टाइम आउट की रेवेन स्नूक ने उनके प्रदर्शन को दिल दहला देने वाला बताया। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2012, ब्लडी मैरी विक्टोरिया लघु फिल्म 2018, अभी लूसी सफेद लड़का ब्रैंडी लघु फिल्म निगल घास सांप, डेविन लघु फिल्म 2019, मौत के बाद लघु फिल्म 2020, डार्सी कार्ला पैट्सी क्रोम जन्म 22 जून 1988 एक ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका हैं जो स्काई अटलांटिक के हिट एंड मिस में अपने काम, E4 के मिसफिट्स में जेस की नियमित भूमिका और कई अन्य टेलीविजन श्रृंखलाओं और फिल्मों में अपनी उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं, मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम में, जिनमें पुरस्कार विजेता मर्डर भी शामिल है। 2012 में स्क्रीन इंटरनेशनल ने क्रोम को यूके स्टार्स ऑफ टुमारो में से एक के रूप में नामित किया। प्रारंभिक जीवन: उन्होंने लंदन के क्लैफम में स्थित इटालिया कोंटी एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट से बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स एक्टिंग कोर्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। टेलीविजन: क्रोम ने बिर्गर लार्सन के बाफ्टा पुरस्कार विजेता 2013 BBC 2 के लिए निर्मित नाटक मर्डर में मुख्य भूमिका कोलीन की भूमिका निभाई। एलिसन ग्राहम ने द रेडियो टाइम्स में कहा, ये कई दिनों तक मेरे दिमाग में बसा रहा, धिक्कार है। इसका हर छोटा सा टुकड़ा मुख्य रूप से उभरती हुई स्टार कार्ला क्रोम द्वारा कोलीन के रूप में किए गए अब तक के सबसे अद्भुत और मार्मिक अभिनय प्रदर्शनों में से एक के कारण। 22 मई 2012 को ये घोषणा की गई कि क्रोम E4 ड्रामा मिसफिट्स की चौथी श्रृंखला में जेस की नियमित भूमिका में दिखाई देंगी। क्रोम ITV की 5 भाग वाली श्रृंखला लाइट फील्ड्स में क्लेयर के रूप में दिखाई देती हैं। एक बार फिर उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें उत्कृष्ट समीक्षाएं मिली हैं। मैट डी ने कहा,
सबसे बेहतरीन प्रदर्शन निश्चित रूप से कार्ला क्रोम का था, जिन्होंने मर्डर से लेकर मिसफिट्स तक हर चीज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यहाँ उन्होंने भावनात्मक रूप से एक क्षतिग्रस्त क्लेयर की भूमिका निभाई है। वो बीबीसी श्रृंखला प्रिजनर्स वाइफ्स के दूसरे सीजन में भी शामिल हो गई हैं, जिसमें उन्होंने एस्लिंग की भूमिका निभाई है। फरवरी 2014 में ये खुलासा हुआ कि क्रोम सीबीएस के अंडर द डोम के कलाकारों में शो के दूसरे सीजन के लिए एक नियमित कलाकार के रूप में शामिल होंगे। क्रोम एक लेखिका भी हैं। उन्होंने रेड प्लैनेट पिक्चर्स और स्काई वन के लिए पूटन एंड द लेडी के 5वें एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने सेफ, द स्ट्रेंजर और जेल ड्रामा स्क्रू के एपिसोड भी लिखे हैं। थिएटर वो मैनचेस्टर रॉयल एक्सचेंज के पाउडर मंकी के साथ साथ रॉयल कोर्ट और नेशनल थिएटर में भी मंच पर दिखाई दी हैं। 2016 में क्रोम ने रॉयल कोर्ट थिएटर में लिंडा में एलिस और नेशनल थिएटर में एमाडेज में कॉन्स्टेंस की भूमिका निभाई। 2018 में क्रोम ने अल्मेडा थिएटर में डांस नेशन में अमीना की भूमिका निभाई। उनका नाटक इफ क्लो कैन नेशनल यूथ थिएटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्रोम द्वारा लिखित एक अन्य नाटक मश एंड मी का प्रीमियर 2014 एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज में हुआ था। बाद में इसे ओल्डन स्ट्रीट थिएटर्स एडिलेड में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2010। अनावृत डी लघु फिल्म 2012। पब लघु फिल्म संयुक्त उद्यम कोलिन। जेफ विल्बश जन्म 14 नवंबर 1987 एक इजरायली अभिनेता हैं। उन्होंने कई अंग्रेजी और जर्मन फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं में अभिनय किया है, जिनमें पार्क चान वूक की मिनी सीरीज द लिटिल ड्रमर गर्ल्स 2018, अनऑर्थोडॉक्स 2020 और नेटफ्लिक्स की समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन 2026 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विल्बश का जन्म 14 नवंबर 1987 को हाइफा, इजराइल में हुआ था। वे 14 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनका पालन पोषण यरूशलम के मियां शेरिम के यहूदी सैटमार समुदाय में हुआ, जहां यिडिश भाषा बोली जाती थी। 13 साल की उम्र में विल्बश नीदरलैंड चले गए। उन्होंने 2011 में एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। अपनी स्नातक डिग्री पूरी करने के बाद विल्बश म्यूनिक चले गए और 2015 तक ओटो फाल्कनबर्ग स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में थिएटर का अध्ययन किया। आजीविका। ओटो फैल्कनबर्ग स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में पढ़ाई के दौरान विल्बुश ने म्यूनिक कैमरस्पील में मंचित कई प्रस्तुतियों में अभिनय किया। निर्देशक जोहान सिमंस, स्टीफन किमिग और मार्टिन कुशेस के साथ काम किया। 2018 में उन्होंने पार्क चान वूक द्वारा निर्देशित बीबीसी एएमसी मिनी सीरीज द लिटिल ड्रमर गर्ल में एंटोन मेस्टरबीन की भूमिका निभाई और जर्मन लग्जमबर्गिश सीरीज बैड बैंक्स में नोआ वीस के रूप में अभिनय किया। 2020 में मारिया श्रेडर द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज अनऑर्थोडॉक्स में मॉइशे लेफ्कोविच के किरदार के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सीमित श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सैटेलाइट पुरस्कार दिलाया। 2021 में उन्होंने एचबीओ टेलीविजन फिल्म ओस्लो में उरी सैविर की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन बार्टलेट शेर ने किया था और जिसका निर्माण मार्क प्लैट और स्टीवन स्पीलबर्ग ने किया था। वो जर्मन गॉथिक हॉरर फिल्म डॉन ब्रेक्स बिहाइंड द आइज में ग्रेगोर ग्राउस के रूप में भी दिखाई दिए। 2010 में विल्बश नेटफ्लिक्स सर्वाइवल ड्रामा की ब्रीदिंग में दिखाई दिए और पीकॉक क्राइम ड्रामा द कॉलिंग में डिटेक्टिव अब्राहम के रूप में अभिनय किया, जिसका निर्देशन बैरी लेविंसन ने किया और डेविड ई कैली ने इसका निर्माण किया। 2026 में वो नेटफ्लिक्स हॉरर सीरीज समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन में जूलियन जूल्स कनिंगम के रूप में दिखाई दिए, जिसका कार्यकारी निर्माण डफर ब्रदर्स और हिलरी लिविट ने नेटफ्लिक्स के साथ अपने अपसाइड डाउन पिक्चर्स समझौते के माध्यम से किया था और एपिसोड का निर्देशन वेरोनिका टोफिल्स्का ने किया था। निजी जीवन। बहुभाषी माहौल में पली बढ़ी विल्बुश अंग्रेजी, डच, जर्मन, हिब्रू और यिडिश धारा प्रवाह बोलती हैं। फ्रैंक थियोडोर लेविन जन्म 29 मई 1957 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। वे फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स 1991 में जेम गम्ब, बफेलो बिल और टेलीविजन श्रृंखला मॉन्क 2002-2009 में
लीलैंड स्टॉटलमेयर की भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। लेविन की अन्य उल्लेखनीय भूमिकाएं नोवेयर टू रन 1993, हीट 1995, बुलेट 1996, द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001, द मंचूरियन कैंडिडेट 2004, मेमोइर्स ऑफ अ गीशा 2005, अमेरिकन गैंगस्टर 2007, शटर आइलैंड 2010, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम 2018 और द रिपोर्ट 2019 जैसी फिल्मों में हैं। प्रारंभिक जीवन। लेविन का जन्म बेलेयर ओहियो में हुआ था। वे शार्लोट वर्जीनिया क्लार्क और मिल्टन दिमित्री लेविन के पुत्र थे, जो दोनों डॉक्टर थे और फिजिशियंस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सदस्य थे। लेविन के पिता रूसी यहूदी मूल के थे और उनकी माँ वेल्श और मूल अमेरिकी वंश की थीं। वे खुद को हिलबिली यहूदी बताते हैं। वे ओक पार्क इलिनोइस में पले बढ़े। 1975 में उन्होंने मार्लबोरो कॉलेज में दाखिला लिया। आजीविका। वो शिकागो के रंगमंच जगत का एक अभिन्न हिस्सा बन गए और गैरी कोल और विलियम पीटरसन द्वारा सह स्थापित रिमेन्स थिएटर में शामिल हो गए। रंगमंच के अनुभव के बाद लेविन ने 1980 के दशक में अपनी अधिकांश ऊर्जा फिल्म और टेलीविजन में भूमिकाएं तलाशने में लगा दी। 1980 के दशक में उनकी सबसे प्रमुख भूमिकाओं में से एक एनबीसी ड्रामा क्राइम स्टोरी 1986-88 में मॉब एनफोर्सर फ्रैंक होलमैन की थी। फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स में मुख्य खलनायक जेम गम के रूप में अपनी शानदार भूमिका के बाद एक ऐसा दौर आया जब उन्हें खलनायक की भूमिकाओं तक ही सीमित कर दिया गया। धीरे धीरे उन्होंने अन्य प्रकार की भूमिकाओं में भी हाथ आजमाना शुरू किया, जैसे कि फिल्म हीट में अल पचिनो की पुलिस यूनिट के सदस्य और एचबीओ की मिनी सीरीज फ्रॉम द अर्थ टू द मून में अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड। ड्रामा जॉर्जिया में उन्होंने मारे विनिंगहैम के पति की भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे सहानुभूतिपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। 2001 में लेविन ने फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस में पॉल वॉकर के पुलिस अधिकारी सार्जेंट टैनर की भूमिका निभाई। उन्होंने वॉकर अभिनीत फिल्म जॉय राइड में समाज विरोधी ट्रक चालक रस्टी नेल की आवाज के रूप में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई, जिसका श्रेय उन्हें नहीं दिया गया। उन्होंने 2003 में आई फिल्म वंडरलैंड में जासूस सैम निको की भूमिका निभाई, जो हॉलीवुड हिल्स में हुए भयानक हत्याकांडों पर आधारित थी। उन्होंने वंडरलैंड नामक एक असंबंधित 2000 की टीवी श्रृंखला में एक मानसिक अस्पताल में मनोचिकित्सक की भूमिका भी निभाई, जिसका प्रसारण एबीसी पर थोड़े समय के लिए हुआ था। 2002 से 2009 तक उन्होंने यूएसए नेटवर्क की जासूसी श्रृंखला मॉन्क में कैप्टन लेलैंड स्टॉटलमेयर के रूप में सह अभिनय किया, जिसमें टोनी शाल्हूब ने अभिनय किया था। लेविन ने डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स के अंतर्गत आने वाली सुपर विलेन सिनेस्ट्रो की आवाज सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज, स्टैटिक शॉक, जस्टिस लीग और जस्टिस लीग अनलिमिटेड में दी थी। लेविन ने द हिल्स हैव आइज 2006 के रीमेक में एक ऐसे मुखिया की भूमिका भी निभाई जिसके परिवार की हालत बदतर हो जाती है। 2007 में उन्होंने द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कवर्ड रॉबर्ट फोर्ड में शेरिफ जेम्स टिम्बरलेक की भूमिका निभाई और डेंजल वॉशिंगटन और रसेल क्रो के साथ रिडले स्कॉट की अमेरिकन गैंगस्टर में भी दिखाई दिए। 2010 में उन्होंने लियोनार्डो डिकैप्रियो अभिनीत फिल्म शटर आइलैंड में द्वीप जेल के वार्डन की भूमिका निभाई थी। 2012 में वो डीप डार्क कैनियन में शेरिफ ब्लूम टाउन के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ स्पेंसर ट्रीट क्लार्क और निक एवर्समैन भी थे, जिन्होंने क्रमशः शेरिफ टाउन के बेटों नेट और स्काइलर की भूमिका निभाई थी। 2013 में उन्होंने एफएक्स मर्डर मिस्ट्री सीरीज द ब्रिज में लेफ्टिनेंट हैंक वेट के रूप में एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई, जो टेक्सास सीमावर्ती शहर में पुलिस हत्या इकाई के कमांडर थे। 2014 में उन्होंने ब्रिटिश फिनिश एक्शन फिल्म बिग गेम में जनरल अंडरवुड की भूमिका निभाई। 2018 में लेविन ने सीक्वल जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में शिकारी केन व्हीटली के रूप में सह अभिनय किया। 2018 से 2020 तक उन्होंने टीएनटी श्रृंखला द एलियनिस्ट में थॉमस एफ बायंस की भूमिका निभाई। 2021 में उन्होंने एबीसी ड्रामा बिग स्काई के कलाकारों में शामिल होकर हॉर्स्ट क्लेंसासर की भूमिका निभाई। निजी जीवन। लेविन की प्रेमिका किम फिलिप्स से 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी।
फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका। नोट्स 1986। एक और शनिवार की रात थाने में पुलिसकर्मी। 1987। आयरन वीट पोकोनो पीट। 1988। धोखा दिया वेस। 1989। निकटतम परिजन चंट। 1990। प्रेम व्यापक रूप से। फ्रेडरिक किंग जेम्स मैग्रा। 1991। भेड़ के बच्चे की चुप्पी। जेम्स बफेलो बिल गम्ब। 1992। पेंट का काम केनी द डीजे। 1993। भागने के लिए कोई जगह नहीं श्री डंस्टन। 1994। टोदो काम्बिया विंस। 1955। द मैंगलर अधिकारी जॉन हंटन जॉर्जिया जेक। गर्मी जासूस माइक बॉस्को जेनिफर जेसन ली। 5 फरवरी 1962 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने 1970 के दशक में टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत की और किशोर फिल्म फास्ट टाइम्स एट रिजमोंट हाई 1982 से फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। लास्ट एग्जिट टू ब्रुकलिन 1989, मयामी ब्लूज 1990, बैकड्राफ्ट 1991, सिंगल वाइट फीमेल 1992 और द हट्सकर प्रॉक्सी 1994 में उनके अभिनय की काफ़ी सराहना हुई और मिसेस पार्कर एंड द विसियस सर्कल 1994 में डोरोथी पार्कर के किरदार के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। द हेटफुल एट 2015 में भगोड़ी डेजी डोमर्ग्यू की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के गोल्डन ग्लोब और अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ली ने 1995 में अपनी मां पटकथा लेखिका बारबरा टर्नर द्वारा लिखित फिल्म जॉर्जिया में अभिनय किया। उन्होंने एलन कमिंग के साथ मिलकर द एनिवर्सरी पार्टी 2001 नामक फिल्म का सहलेखन और सह-निर्देशन किया। ली ने क्राइम ड्रामा रोड टू पर्डिशन 2002 और फैमिली ड्रामा मार्गोट एट द वेडिंग 2007 में भी अभिनय किया। उन्होंने शो टाइम की कॉमेडी ड्रामा सीरीज वीड्स 2009-2012 में एक आवर्ती भूमिका निभाई और चार्ली कॉफमैन की एनोमलिसा 2015 में अपनी आवाज के लिए समीक्षकों से प्रशंसा प्राप्त की। 2017 से 2021 तक उन्होंने नेटफ्लिक्स की कॉमेडी ड्रामा सीरीज एटिपिकल में अभिनय किया। साथ ही साइंस फिक्शन फिल्मों एनिहिलेशन 2018 और पोजेसर 2020 में भी काम किया। इसके बाद से उन्होंने क्राइम ड्रामा सीरीज फार्गो 2023 के 5वें सीजन में अभिनय किया है। अपने रंगमंचीय अभिनय के लिए ली को माइक ली के नाटक एबिगल्स पार्टी में बेवर्ली मॉस की भूमिका के लिए ऑफ ब्रॉडवे पर एक ड्रामा डेस्क पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ब्रॉडवे में उनका पदार्पण 1998 में हुआ जब उन्होंने संगीतमय नाटक कैबरे में सैली बाउल्स की भूमिका के लिए प्रतिस्थापन प्राप्त किया। प्रारंभिक जीवन ली का जन्म 5 फरवरी 1962 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके पिता विक मोरो जन्म विक्टर मोरोजॉफ एक अभिनेता थे और उनकी मां बारबरा टर्नर एक पटकथा लेखिका थीं। जब वो 2 साल की थीं तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। ली का जन्म का नाम जेनिफर ली मोरो था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में ही अपना उपनाम बदल लिया और पारिवारिक मित्र अभिनेता जेसन रॉबर्ट्स के सम्मान में मध्य नाम जेसन रख लिया। ली के माता पिता यहूदी थे। उनके पिता का परिवार रूस से और उनकी मां का परिवार ऑस्ट्रिया से था। ली 2 बेटियों में छोटी हैं। उनकी बड़ी बहन कैरी एन मोरो जिन्हें उनकी 1995 की फिल्म जॉर्जिया में तकनीकी सलाहकार के रूप में श्रेय दिया गया था का 2016 में निधन हो गया। ली की एक सौतेली बहन भी हैं अभिनेत्री मीना बदी। बदी ने द एनिवर्सरी पार्टी में ली के साथ अभिनय किया। फिल्म निर्देशक रेजा बदी ली की मां से शादी करने के बाद ली के सौतेले पिता बन गए। आजीविका 1976-1989 द बेस्ट लिटिल गर्ल इन द वर्ल्ड 1981 में ईवा मैरी सेंट के साथ लीग। ली ने अपनी पहली फिल्म डेथ ऑफ अ स्ट्रेंजर द एग्जीक्यूशन 1973 में एक बिना संवाद वाली भूमिका निभाई थी। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने ली स्ट्रासबर्ग द्वारा प्रशिक्षित अभिनय कार्यशालाओं और न्यूयॉर्क के लोच शेल्ड्रेक में स्थित स्टेज डोर मैनर परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्हें फिल्म द यंग रनअवेज 1978 में एक भूमिका मिली। वो बरेटा और द वॉल्टन्स के एक एपिसोड में भी दिखाई दीं। इसके बाद कई टेलीविजन फिल्मों में काम किया जिनमें
द बेस्ट लिटिल गर्ल इन द वर्ल्ड में एक एनोरेक्सिक किशोरी का किरदार भी शामिल है, जिसके लिए ली ने अपना वजन घटाकर 86 पाउंड 39 किलोग्राम कर लिया था। उन्होंने 1981 की स्लैशर फिल्म आइज ऑफ अ स्ट्रेंजर में एक अंधी, बहरी और गूंगी बलात्कार पीड़िता के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में अभिनय करने के लिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। 1982 में ली ने एमी हेकरलिंग की हाई स्कूल फिल्म फास्ट टाइम्स एट रिजमॉन्ट हाई में स्टेसी हैमिल्टन की भूमिका निभाई, जिसने कई युवा सितारों के लिए एक लॉन्चिंग पैड का काम किया। फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने लेखन को सेक्सिस्ट और शोषणकारी बताते हुए उसकी आलोचना की, लेकिन अभिनय की उन्होंने खूब प्रशंसा की और ली की विशेष रूप से प्रशंसा करते हुए लिखा, क्या उन्हें नहीं पता कि उनके हाथ में एक स्टार है। रिजमॉन्ट हाई और रॉडनी डेंजरफील्ड के साथ कॉमेडी फिल्म इजी मनी 1983 में एक सहायक भूमिका को छोड़कर ली के शुरुआती फिल्मी करियर में कम बजट वाली हॉरर या थ्रिलर फिल्मों में नाजुक, क्षतिग्रस्त या न्यूरोटिक किरदारों को निभाना शामिल था। फ्लैश एंड ब्लड 1985 में उन्होंने भाड़े के सैनिकों द्वारा अपहरण और बलात्कार की शिकार एक कुंवारी राजकुमारी की भूमिका निभाई। द हिचर 1986 में मनोरोगी मुख्य किरदार द्वारा पीछा की जाने वाली एक मासूम वेट्रेस की भूमिका निभाई। दोनों फिल्मों में उन्होंने रुटगर हावर के साथ काम किया। दक्षिणी गॉथिक फिल्म सिस्टर सिस्टर 1987 में यौन जागृति की दहलीज पर खड़ी एक मानसिक रूप से परेशान बच्ची जैसी युवती की भूमिका निभाई और हार्ट ऑफ मिडनाइट 1989 में तंत्रिका टूटने के कगार पर खड़ी एक युवती की भूमिका निभाई। उन्हें 1989 में हार्पर बाजार द्वारा अमेरिका की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक के रूप में चुना गया था। 1990 के दशक 1990 में ली ने अपने करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब उन्हें दो बेहद अलग-अलग वेश्याओं के किरदारों के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और बोस्टन सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस से सम्मानित किया गया। लास्ट एग्जिट टू ब्रुकलिन में क्रूर गैंगरेप का शिकार हुई सख्त वेश्या ट्राल्ला और मायामी ब्लूज में पूर्व अपराधी एलेक बॉल्डविन से प्यार करने वाली 23 वर्षीय वेश्या सूजी। रॉजर एबर्ट ने लास्ट एग्जिट को 1990 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की अपनी सूची में शामिल किया और ली के अभिनय को साहसी बताया। हालांकि मायामी ब्लूज की उनकी समीक्षा कहीं कम सहानुभूतिपूर्ण थी, जिसमें उन्होंने ली की बेवकूफ़ी भरी भूमिकाएं निभाने की क्षमता की आलोचना की और उनकी समझदार भूमिकाएं निभाने की क्षमता की प्रशंसा की। एंटरटेनमेंट वीकली ने उन्हें बेवकूफ़ों की मेरिल स्ट्रीप कहा। अपनी 1991 की पुस्तक कल्ट मूवी स्टार्स में डैनी पियरी ने ली को एक दिलचस्प, हमेशा देखने लायक और बेहद प्रतिभाशाली युवा अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया और उनकी अपील का सारांश देते हुए कहा, उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि उपदेशक की देवदूत जैसी दिखने वाली बेटी भी किसान की बेटी की तरह ही यौन संबंध में रुचि रखती है। इस सुंदर, प्यारी दिखने वाली गोरी अभिनेत्री ने कई शर्मीली और मासूम दिखने वाली महिलाओं की भूमिका निभाई है जो यौन संबंध के बारे में उत्सुक हैं। एक बार जब वे जान जाती हैं तो वे दुष्ट कल्पनाओं का प्रदर्शन करती हैं। पियरी ने आगे कहा, ली बहुत कोमल लगती हैं और उन भूमिकाओं के लिए बहुत छोटी और मासूम दिखती हैं जो उन्होंने निभाई हैं। उनकी महिलाएं या तो यौन संबंध के लिए भूखी हैं और या अतीत की यौन घटनाओं से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हुई हैं। उनके किरदार कमज़ोर और लगभग हमेशा पीड़ित होते हैं, लेकिन आमतौर पर उनमें आश्चर्यजनक लचीलापन होता है और वे अपने बुरे अनुभवों का उपयोग खुद को मजबूत बनाने के लिए करती हैं। लीग को उनकी पहली मुख्य धारा की हॉलीवुड स्टूडियो फिल्म फायर फाइटर ड्रामा बैकड्राफ्ट 1991 में कास्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने मुख्य अभिनेता विलियल्डविन की प्रेमिका की अधिक पारंपरिक भूमिका निभाई थी। उन्हें गंभीर अपराध ड्रामा रश 1991 में अधिक सफलता मिली, जिसमें उन्होंने एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया जो नशेड़ी बन जाती है और अपने साथी जेसन पैट्रिक द्वारा अभिनीत के प्यार में पड़ जाती है। रश की समीक्षा करते हुए रॉजर एबर्ट ने टिप्पणी की, लीग अब तक गंदी फिल्मों में घिनौने किरदारों की अनुभवी कलाकार बन चुकी हैं। उन्होंने ऐसी भूमिकाएं स्वीकार करके सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं, जिन्हें उनकी कुछ समकालीन अभिनेत्रियां करने के बारे में सोचती भी नहीं।
लास्ट एग्जिट टू ब्रुकलिन में एक अभागी वेश्या के रूप में उनके असाधारण प्रदर्शन के बाद वो यहाँ फिर से प्यारी और भली भांति दिख रही हैं और ऐसे लोगों की दुनिया में उतर रही हैं जो अपने अच्छे स्वभाव को भूल चुके हैं। ली की अगली फिल्म सिंगल वाइट फीमेल 1992 एक अप्रत्याशित बॉक्स ऑफिस सफलता थी, जिसने ली को अब तक के सबसे बड़े मुख्यधारा के दर्शकों तक पहुंचाया, जिसमें उन्होंने एक मानसिक रूप से बीमार महिला का किरदार निभाया जो रूममेट ब्रिजेट फोंडा को आतंकित करती है। ली को 1993 के एमटीवी मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। स्टीफन किंग के उपन्यास डोलोरेस क्लेबॉन 1995 के रूपांतरण में ली ने कैथी बेट्स के साथ एक पीड़ित, नशीली दवाओं का सेवन करने वाली महिला की भूमिका निभाई, जो बचपन में हुए यौन शोषण के इतिहास को छुपा रही थी। ली को सबसे अधिक प्रशंसा जॉर्जिया 1995 में सैडी फ्लड की भूमिका में मिली, जो अपनी सफल बड़ी बहन मेयर विनिंगहैम की छाया में रहने वाली एक गुस्सैल, नशीली दवाओं की आदी रॉक गायिका थी। इस भूमिका के लिए ली ने अपना वजन घटाकर 90 पाउंड 41 किलोग्राम कर लिया और अपने सभी गाने लाइव गाए, जिसमें एक लंबा 8वां गाना भी शामिल था, वैन मॉरिसन के टेक मी बैक का हाफा मिनट का संस्करण। जॉर्जिया को आलोचकों से खूब सराहना मिली। जेम्स बेरार्डिनेली ने लिखा, कई बार इस प्रदर्शन को देखना असहज हो जाता है क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, और द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मैस्लिन ने ली के उग्र, जोखिम भरे प्रदर्शन और जबरदस्त ईमानदारी की झलक का वर्णन किया। ली ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार और मॉन्ट्रियल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, साथ ही एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड नामांकन और सेंसुअल नाइफ फाइट नामांकन भी जीता। कुछ लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था, जबकि विनिंगहैम को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1990 के दशक में ली ने कई स्वतंत्र फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया। उन्होंने रॉबर्ट ऑल्टमैन के साथ शॉर्टकट्स 1993 में एक फोन सेक्स ऑपरेटर की भूमिका निभाई और कैंसस सिटी 1996 में एक शातिर अपहरणकर्ता का किरदार निभाया। ली ने ऑल्टमैन के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की है और उन्हें अपना गुरु बताया है। अपनी बैड गर्ल भूमिकाओं से हटकर ली ने कोएन ब्रदर्स की 1950 के दशक की कॉमेडी को श्रद्धांजलि देने वाली फिल्म द हट्सकर प्रॉक्सी 1994 में तेज तर्रार रिपोर्टर एमी आर्चर की भूमिका निभाई। ली ने एलन रूडोल्फ की फिल्म मिसेस पार्कर एंड द विशियस सर्कल 1994 में लेखिका और आलोचक डोरोथी पार्कर के रूप में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार के साथ साथ शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार और फोर्ट लॉडरडेल फिल्म क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला। एक और बदलाव के रूप में उन्होंने एग्निस्का हॉलैंड द्वारा निर्देशित हेनरी जेम्स के उपन्यास वॉशिंगटन स्क्वायर 1997 में एक शर्मीली 19वीं सदी की उत्तराधिकारी की भूमिका निभाई, जिसे एक लालची व्यक्ति लुभाने की कोशिश करता है। 1997 में वो फेथ नो मोर के लास्ट कप ऑफ सॉरो के संगीत वीडियो में दिखाई दी। 1998 में वो कैम्पबेल स्कॉट के साथ हॉलमार्क हॉल ऑफ फेम टेलीविजन फिल्म द लव लेटर में दिखाई दी। डेविड क्रोनबर्ग की फिल्म एग्जिस्टेंस 1999 में उन्होंने एक वर्चुअल रियलिटी गेम डिजाइनर की भूमिका निभाई जो अपनी ही रचना में खो जाती है। ली ने स्टैनली क्यूब्रिक की अंतिम फिल्म आइज वाइड शट 1999 में डॉक्टर बिल हार्फोर्ड, टॉम क्रूज की एक शोकग्रस्त मरीज की भूमिका निभाई जो अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके लिए अपने प्यार का इजहार करती है। क्यूब्रिक दृश्यों को फिर से शूट करना चाहते थे, लेकिन एग्जिस्टेंस के साथ शेड्यूलिंग की समस्याओं के कारण ली उपलब्ध नहीं थीं। इसके बजाय उनके दृश्यों को काट दिया गया और भूमिका को मैरी रिचर्डसन के साथ पुनः प्रस्तुत किया गया। 2000 उन्होंने 2000 में 57वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी सदस्य के रूप में कार्य किया। सैम मेंडेस की फिल्म रोड टू पर्डिशन 2002 में ली ने एक गैंगस्टर की अभागी पत्नी की संक्षिप्त भूमिका निभाई और जेन कैंपियन की कामुक थ्रिलर इन द कट 2003 में
मैग रयान की बेरहमी से हत्या की गई बहन के रूप में सह अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने डार्क थ्रिलर द मशीनिस्ट 2004 में क्रिश्चियन बेल के किरदार की वेश्या प्रेमिका स्टीवी की भूमिका निभाई। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने टिप्पणी की कि दबी कुचली, सेक्सी, भरोसेमंद और चुपचाप मजाकिया वेश्या के रूप में ली निश्चित रूप से अपने किरदार में पूरी तरह ढली हुई हैं। डॉन मैकेलर की फिल्म चाइल्ड स्टार में एक चालाक स्टेज मां के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें 2005 में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जीनी पुरस्कार दिलाया। कई वर्षों तक टॉड सोलॉन्ट्स की फिल्म में काम करने की चाहत रखने के बाद वो पैलिंड्रोम्स 2004 में नजर आईं। ली को मूल रूप से विंसेंट गैलो की प्रेमिका के रूप में उनकी खुद निर्देशित फिल्म द ब्राउन बनी में कास्ट किया गया था और स्क्रिप्ट की आवश्यकता के अनुसार वो गैलो के साथ ओरल सेक्स करने के लिए भी तैयार थीं। ली ने बाद में टिप्पणी की कि बात नहीं बनी और ये भूमिका अंततः क्लोई सेविग्नी ने निभाई। वो एड्रियन ब्रॉडी और कीरा नाइटली के साथ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द जैकेट 2005 में भी दिखाई दी। ली 2008 की फिल्म सिनेगडॉक न्यूयॉर्क में दिखाई दी और उन्होंने अपने तत्कालीन साथी नोआ बाउम्बाच द्वारा लिखित और निर्देशित 2 फिल्मों में अभिनय किया है, मार्गोट एट द वेडिंग जिसमें निकोल किडमैन सहकलाकार थीं और ग्रीनबर्ग। ली ने कहा है कि ये भूमिकाएं विशेष रूप से उनके लिए नहीं लिखी गई थीं क्योंकि बाउम्बाच अभिनेताओं को ध्यान में रखकर भूमिकाएं नहीं लिखते हैं। 2009 में ले को शो टाइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज वीड्स में कास्ट किया गया जो 8वें सीजन में एक नियमित अतिथि बन गई। लीक को 3 अलग-अलग करियर सम्मान प्राप्त हुए हैं। 1993 में टेल्यूराइड फिल्म महोत्सव में, 2002 में लिंकन सेंटर की फिल्म सोसाइटी से स्वतंत्र सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक विशेष पुरस्कार और 2001 में लॉस एंजलिस के ग्राउमन के मिस्र थिएटर में अमेरिकन सिनेमैटिक द्वारा आयोजित उनके फिल्म कार्यों का 1 सप्ताह लंबा पूर्वव्यापी कार्यक्रम। 2010 के दशक से वर्तमान तक ली और फिल्म द हेटफुल एट के बाकी कलाकार और निर्देशक 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। ली ने 2012 में एबीसी पर ड्रामा सीरीज रिवेंज में काम करना शुरू किया। 2015 में ली ने क्वेंटिन टारनेटिनो की वेस्टर्न फिल्म द हेटफुल एट में अभिनय किया। ये फिल्म गृह युद्ध के बाद व्योमिंग में सेट है और 25 दिसंबर को रिलीज हुई थी। ली बाकी कलाकारों के साथ जुलाई 2015 में फिल्म के प्रचार के लिए सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाई दी। ली के प्रदर्शन को विभिन्न पुरस्कार समारोहों में कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए उनका 3रा गोल्डन ग्लोब नामांकन, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उनका पहला बाफ्टा पुरस्कार नामांकन और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए उनका पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन शामिल है। 2017 में ली का अपने हेटफुल एट के सह कलाकार टिम रॉथ के साथ पुनर्मिलन हुआ, जब दोनों ने शो टाइम के डेविड लिंच और मार्क फ्रॉस्ट के ट्विन पीक्स के पुनरुद्धार के 6 एपिसोड में अनुबंध हत्यारों की पति पत्नी की टीम की भूमिका निभाई। ली ने 2018 में आई साइंस फिक्शन फिल्म एनिहिलेशन में मनोचिकित्सक डॉक्टर वेंट्रेस की भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके साथ नताली पोर्टमैन भी थीं। इस फिल्म का निर्देशन एलेक्स कारलैंड ने किया था और ये जेफ वेंडरमीर के उपन्यास पर आधारित थी। 2019 में ली शो टाइम के द अफेयर के आखिरी सीजन के 2 एपिसोड में नजर आईं और उन्होंने क्वेंटिन टारनेटिनो के उपन्यास वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के ऑडियो बुक को नैरेट किया। 2020 में वो ब्रैंडन क्रॉनबर्ग की साइंस फिक्शन थ्रिलर पॉजेसर में दिखाई दी। 2022 में ली को एफएक्स की ब्लैक कॉमेडी क्राइम ड्रामा एंथोलॉजी सीरीज फार्गो के 5वें सीजन में लॉरेन लियोन के मुख्य किरदार के लिए चुना गया। मंच भूमिकाएं 1998 में ली ने सैम मेंडेस के ब्रॉडवे संगीत कैबरे के पुनरुद्धार में सैली बाउल्स की मुख्य भूमिका निभाई। नताशा रिचर्डसन की जगह ली, जिन्होंने मेंडेस के प्रोडक्शन में इस भूमिका की शुरुआत की थी। 2001 में उन्होंने ब्रॉडवे पर प्रूफ में मुख्य भूमिका में मैरी लुइस पार्कर की जगह ली। उनकी अन्य नाट्य प्रस्तुतियों में द ग्लास मेनेजरी, मैन ऑफ डेस्टिनी, द शैडो बॉक्स, पिकनिक, सनशाइन और एबिगल्स पार्टी शामिल हैं। 2011 में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बेन स्टिलर और एडी फाल्को के साथ
द हाउस ऑफ ब्लू लीव्स के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में बनी की भूमिका निभाई। लेखन और निर्देशन 2001 में ली ने स्वतंत्र रूप से निर्मित फीचर फिल्म द एनिवर्सरी पार्टी का सहलेखन और सह निर्देशन किया। ये फिल्म एक ऐसे विवाहित जोड़े के बारे में है जिनका हाल ही में सुलह हुआ है और जो अपनी छठी शादी की सालगिरह मनाने के लिए अपने दोस्तों को हॉलीवुड हिल्स स्थित अपने घर पर इकट्ठा करते हैं। जैसे जैसे शाम आगे बढ़ती है, पार्टी भावनात्मक टकरावों और कड़वी बहसों में बदल जाती है और उनके खुशहाल वैवाहिक जीवन का मुखौटा टूट जाता है। ली को हाल ही में कम बजट वाली डॉगमे 95 फिल्म द किंग इज अलाइव की शूटिंग के अनुभव से प्रेरणा मिली थी। ली और सहलेखक एलन कमिंग ने फिल्म के लेखन में अपने व्यक्तिगत अनुभवों का भरपूर इस्तेमाल किया। ली एक उम्रदराज अभिनेत्री की भूमिका निभाती हैं जो अकादमी पुरस्कार नामांकन न मिलने पर मजाक करती हैं और अपने उभयलिंगी पति कमिंग को खोने से डरती हैं। फिल्म को 19 दिनों में डिजिटल वीडियो पर शूट किया गया था और इसमें इस जोड़ी के वास्तविक जीवन के हॉलीवुड मित्र सह कलाकार थे, जिनमें केविन क्लाइन, फोबे केट्स, ग्वेनेथ पाल्ट्रो, जेनिफर बील्स, जॉन सी रेली, पार्कर पोसी और ली की बहन मीना बदी शामिल थीं। ली और कमिंग को संयुक्त रूप से नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू से फिल्म निर्माण में उत्कृष्टता के लिए प्रशस्ति पत्र मिला और उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर फिल्म के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ प्रथम पटकथा के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। निजी जीवन 1982 में लेह के पिता विक मोरो बाल कलाकारों माइका दिनले और रेनी शिनी चेन के साथ दुर्घटना में मारे गए जब ट्विलाइट जोन द मूवी की शूटिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर स्टंट गलत हो गया। लेह और उनकी बहन ने वार्नर ब्रदर्स, जॉन लैंडिस और स्टीवन स्पीलबर्ग के खिलाफ गलत मौत का मुकदमा दायर किया। उन्होंने 1 साल बाद अदालत के बाहर समझौता कर लिया। ली ने खुद को शर्मीली, अंतर्मुखी और हॉलीवुड की चकाचौंध और विवादों से दूर रहने वाली बताया है। छोटी स्वतंत्र फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ऐसी फिल्म में काम करना ज्यादा पसंद करूंगी जिसके बारे में लोगों की भावनाएं बहुत मजबूत हों, बजाय इसके कि कोई ऐसी फिल्म हो जो करोड़ों डॉलर कमाए लेकिन जिसे आप याद न रख सकें क्योंकि वो बाकी सभी फिल्मों जैसी ही है। 2001 में ब्रॉडवे पर प्रूफ नाटक में अभिनय करते समय उनकी मुलाकात स्वतंत्र फिल्म लेखक निर्देशक नोआ बाउम्बाच से हुई। दोनों ने 2 सितंबर 2005 को शादी कर ली। उनके बेटे का जन्म 17 मार्च 2010 को हुआ। ली ने 15 नवंबर 2010 को लॉस एंजलिस में तलाक के लिए अर्जी दी, जिसमें उन्होंने सुलह न हो पाने वाले मतभेदों का हवाला दिया। उन्होंने पति से भरण पोषण के साथ साथ बेटे की प्राथमिक हिरासत की मांग की, जिसमें बाउम्बाच को मिलने का अधिकार दिया गया। तलाक सितंबर 2013 में अंतिम रूप से संपन्न हुआ। 2023 में हमास के नेतृत्व में इजराइल पर हुए हमले और उसके बाद हुए युद्ध के बाद ली ने इंस्टाग्राम पर इजराइल के लिए खुलकर समर्थन व्यक्त किया है। 14 फरवरी 2024 को ली ने इजराइल समर्थक संगठन क्रिएटिव कम्युनिटी फॉर पीस द्वारा लिखे गए एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यूरोविजन 2024 से इजराइल को हटाने के प्रयासों की आलोचना की गई थी। 97वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए जॉनथन ग्लेजर के स्वीकृति भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने अपने यहूदी होने और होलोकॉस्ट को एक कब्जे द्वारा हाईजैक किए जाने की निंदा की थी, ली फिल्म उद्योग के 1000 यहूदी सदस्यों में से एक थीं जिन्होंने ग्लेजर के भाषण की निंदा की और एक अन्य खुले पत्र में इजरायली सरकार की कार्रवाई का बचाव किया। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1981, एक अजनबी की आंखें ट्रेसी हैरिस 1982, गलत ही सही है युवा लड़की रिडगेमॉन्ट हाई में तेज समय स्टेसी हैमिल्टन 1983, आसानी से कमाया जाने वाला धन एलिसन कैपुलेटी 1984, ग्रैंड व्यू संयुक्त राज्य अमेरिका कैंडी वेबस्टर 1985, मांस प्लस रक्त एग्नेस 1986, हिटचार नैश पुरुषों का क्लब टीनसी 1987, बहन बहन लूसी बोनार्ड। बात कर ले इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में तो 26 मार्च 2026 को इसे रिलीज़ कर दिया गया था। और बात कर ले एपिसोडों की तो इसमें 8 एपिसोड है और मिनी सीरीज है, तो सेक्शन 1 के साथ ही इसका एंड हो गया है।
और रनिंग लेंथ की बात कर ले तो पर एपिसोड की रनिंग लेंथ लगभग 40 से लेकर 60 मिनट के बीच में है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेंथ है, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। बाकी ये जो सीरीज़ है मनी हिस्ट के जो डायरेक्टर उनके द्वारा बनाई गई है। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको बताई दी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।